क्योंकि H1 एक है, डिपेंडिंग ऑन किस लेवल पे लोगों को लेके आया जाता है और कैसे लाया जाता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक लार्जर अगर स्पेस में देखा जाए, जिस तरह से स्मॉलर जो जो आईटी कंपनीज थी जो यहाँ आई, और जो ये लार्जर जो आईटी कंपनीज हैं, उन्होंने बेस जरूर बनाया। सी, अगर आप ढंग से देखो, एक डेवलपर इंडिया का एक जमाना था जब वो ऑलमोस्ट $60 to $75 पर आवर पे लाइक उसको लाइक वो चार्ज करते थे। आज वो जो है वैल्यू, जो उसका वो चार्ज है, वो $25 पर आवर आ गया। इसलिए जो लोग पहले जब इंडिया में जब वो डेवलपर्स हायर करते थे, वो आईआईटी वगैरह और जो अच्छे इंस्टीट्यूट थे वहां से करते थे। आज बीए पास जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं, उनको भी जो कोड है, जो वर्क है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। Like that is why the work done in India is so poor, because वहां लोग ही नहीं है। उन्होंने स्केल इतना बढ़ा दिया है, वो इतना उन्होंने इन सब ने, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब ने, इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया एजुकेशन के अंदर। इन्होंने फायदा उठाया है सिर्फ, इन्वेस्ट नहीं किया। कहाँ पे लाइक बिल्कुल सही बोल रहे हैं देश कपूर जी, क्योंकि ये सच बोलना ही चाहिए कि हम लोग को बोलना ही चाहिए, बिकॉज हमने ये सिस्टम पूरा क्लोजली देखा है कि पर्सन जिसको इंग्लिश नहीं आती, अब हम लोग को तो एक्सपीरियंस है, हम लोग तो इतने हजारों इंटरव्यू लिए हैं, हमको कितना वेरीफाई करना पड़ता था, वीडियो पे वेरीफाई करो, इस पे वेरीफाई करो, लाइक 4 4 5 5 टाइम्स हम लोग वेरीफाई करते थे बिफोर हायरिंग ए पर्सन, और इतना उस पे भी बाद में भी झूठ निकल जाता था वहां पे। हाँ, वो फेक वो रिज्यूम, वो भी लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। पता है, अटलांटा में वो कुछ लोग डिपोर्ट हैं। व्हाई? बिकॉज वो H1B जो थे, वो एक नहीं 8 8 जॉब्स एक साथ कर रहे थे। वो अपनी जॉब लेकर काम वहां इंडिया भेजते थे, 60-40 पे वो करते थे। मतलब क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। और मतलब अगर आप जाएंगे मैनी ऑफ दीज कंपनीज, 5 5 6 6 हजार लोग, 10 10 हजार लोग एक ही अकाउंट पे काम कर रहे हैं, कोई पावर पॉइंट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, लाइक टोटली। और बाद में एक्सेंचर और अमेरिकन कंपनी स्टार्टेड फॉलोइंग इट, उन्होंने हाँ, स्केल को और भी डबल कर दिया। एंड तो इससे इट वाज बिग थिंग। मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करूंगा अब मैं। आई थिंक पीपल हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज गोइंग ऑन। एक, अब मोदी जी और ट्रम्प, मतलब कुछ लोग बोल रहे थे, बड़ा गलत न्यूज़ लोगों ने फैलाया कि मोदी जी वेट कर रहे हैं ट्रम्प के इनविटेशन का। भारत का आपको देखिए, कोलोनाइज माइंडसेट को हटाइए, गुलामी की मानसिकता हटाइए। मोदी जी बार-बार बोल रहे हैं, भारत के बिना कोई देश चल नहीं सकता दुनिया में इस समय। इट इज़ द मेजर स्पेंडर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी विद अ 70% इंटरनल इकोनॉमी। तो भारत को अमेरिका से ना कंपेयर करिए, ना भारत को फ़र्क पड़ता है अमेरिका में कौन आता है। इट डज़न्ट अफेक्ट। अभी हम लोग को अपनी ताकत को भी समझना पड़ेगा, बिकॉज़ वी ऑलवेज़ फील कि क्योंकि अमेरिकन वीज़ा पे भारतीय जॉब नहीं चलने वाला है, रेमिटेंसेस जितनी भी हो, दे मेक अप लेस देन 1% ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लेस देन 1%। समझे आप? सो शरद जी, इस एंगल से आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप तो महाकुंभ में भी हैं, और एक बार पे और कमेंट करिएगा, महाकुंभ में एक जगह आग लगी है, एंड आई थिंक दैट टेंट, मतलब मुझे तो ह्यूमन एरर लगता है, इट इज़ नॉट ए टेरर इंसिडेंट, लेकिन पुलिस ही बता सकती है, वी कैन नॉट से। व्हाट डू यू से? तो महाकुंभ में जो आज 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 संडे है, आज आग लगी है। सेक्टर 19 में मैं काफी घूमा 2 दिनों। सारे जो वैष्णव और सारे बड़े बड़े जो अखाड़ाज है वो सेक्टर 19 में ही है। सो एनीबडी हु वांट्स टू गो, दे शुड विजिट सेक्टर 19। आई थिंक जूना जूना अखाड़ा भी शायद वही है। सेक्टर 19 में काफी अखाड़ा है, काफी बिजी एरिया है। और क्या है कि सबसे बड़ा भंडारा वर्ल्ड का अगर कहीं लगता है तो महाकुंभ में लगता है। एवरी अखाड़ाज में खाने का इतना प्रबंध है, इतना फूड, इतना गैस सिलेंडर, तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है। एंड अनफॉर्चुनेटली 18 टेंट्स जल गए। आई वाज देयर जस्ट अ डे बैक इन इन यहाँ पे जहाँ पे सब चला है। तो आई कैन फील फॉर इट। होपफुली कि कोई भी संत महात्मा या जनरल आदमी को नुकसान ना हुआ हो। देयर वाज अ टेरर थ्रेट आल्सो। सो काफी परसों यहाँ पे वहाँ पे मिलिट्री के कमांडोज का एक 2 3 ट्रक मैंने देखा था फुल्ली लोडेड विद वेपन्स। वो आए
और वो पुलिस वाले से कुछ पूछ कर कहीं और चले गए। मेरे सामने ही आया, मैंने उसका भी वीडियो बनाया था। तो इतने बड़े इवेंट में कुछ हो सकता है, बट अगेन ये ब्लास्ट, सिलेंडर का ब्लास्ट अभी तक बोला यही जा रहा है, तो होपफुली किसी को कुछ ना हो। नाउ कमिंग बैक टू H1 वाला थिंग, आई थिंक देखिए स्टार्ट हुआ था एक्चुअली वाधवानी ब्रदर्स, जो कि मैस्टेक करके कंपनी थी। दैट वाज द फर्स्ट कंपनी। उस समय इन्फोसिस पैदा भी नहीं हुई थी, जब वो ऑलरेडी काफी बड़ा कंपनी था। द वाधवानी ब्रदर्स जो पिट्सबर्ग में बेस्ड थे, उन्होंने H1 का गेम खेला, काफी यूज किया। वहीं से रेट का इश्यूज शुरू किया। जो H1 के कॉपी पे वो रेट लिखते थे, उसे वो नहीं देते थे। आप लोग ने उसको ऑलरेडी कवर कर लिया, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। वो इंडियंस के साथ क्या है कि हम लोग हमेशा जुगाड़ 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 वाले माइंडसेट से रहते हैं। वो एक इश्यू आ ही जाता है हमारे, चाहे वो नारायण मूर्ति जी हों या सत्यम के जो फाउंडर थे, जो जेल भी चले गए थे। तो ये दोनों शुरुआत वहां से हुई, और उसके बाद फिर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ने इसका काफी फायदा उठाया। तो हैविंग सेड दैट, अब उनको कितना मारा जाए, आई थिंक एक कहीं कहीं ना कहीं, जब तक वो मिस्टर मेहता जो थे नेस्कॉम वाले, ही वाज अ पायनियर। जब वो उनकी डेथ के बाद उस वैक्यूम को कोई भर नहीं पाया, और इस एरिया में उस तरह के कोई विजनरी पैदा नहीं हुआ इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आई थिंक वो प्रॉब्लम रहा। एंड होपफुली देखिए, कोई भी सिस्टम बहुत दिन तक अगर रिफॉर्म नहीं करता है तो वो सड़ जाता है, और H1 भी वही हुआ। तो आई सी इट एज अ नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस। अभी H1 में प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई हुआ है। नो, इंडियंस लोग खुद सेल्फ क्लेंजिंग ना किए, तो अब जहां अमेरिका उसको ठीक करेगा, तो ये प्रोसेस चलते रहेगा। मुझे ज्यादा इकोनॉमी पे सोचना है कि विथ डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग, ये टैरिफ का जो डंडा पूरे वर्ल्ड को पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रम्प लव्स द वर्ड टैरिफ, और वो टैरिफ को उस तरह से नहीं समझता है जिस तरह इकोनॉमिस्ट लोग समझते हैं। तो टैरिफ का डंडा भारत पे भी पड़ेगा। पिछले बार तो कम था, बट इस बार शायद बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। अब ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन इन्फ्लुएंसर का संख्या भी ज्यादा है। उनका भी रोल अब उन्हें भी अब कसौटी पे जांच नापा जाएगा कि वो कितना स्टैंड लेते हैं प्रो भारत। जिस तरह से इजरायली ग्रुप हमेशा अपने इजराइल के प्रति वो एग्रेसिवली स्टैंड लेता है। और एक चीज जो डीओजी का जो विवेक रामास्वामी या नदिता जी, शायद आपने ही मुझे बताया था कि ही हैज आस्क्ड कि अमेरिका के जितने भी पॉलिटिशियंस, कांग्रेसमैन है, वो अपने सिटीजनशिप को डिक्लेयर करें कि वो कितने देश का डुअल सिटीजनशिप लेकर बैठे हैं। ये इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र उसने चलाया है कि सारे S1 का हवा निकल जाएगा। और इसमें जो जो मागा के सो कॉल्ड व्हाइट सुप्रीमिस्ट लोग हैं, बिकॉज अगर अधिकतर के पास इटालियन, जापानीज और यूरोपियन कंट्री का वीसा है, और पासपोर्ट, आई मीन सॉरी, वीसा बोलता हूं मैं, पासपोर्ट है, सिटीजनशिप है, तो इट इज एज गुड एज कि आप अमेरिका, आप 50% ही अमेरिकन हो और 50% आप उस देश के लॉयल्टी पे हो। तो ये एक ऐसा मार है कि मागा, ब्राउन मागा क्राउड कैन डेफिनेटली बी वेरी एग्रेसिव ऑन देम। अभी ये कौन जीतेगा, पिटना तो है, कोई भी महायुद्ध में पिटाई तो होगी। लेकिन ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र विवेक ने दिया है हमें, कि मुझे तो डेफिनेटली पता है कि एटलीस्ट 30 to 40% अमेरिकन जो कांग्रेसमैन, जो बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका बनते हैं और नेशनलिस्ट बनते हैं, सभी के पास डुअल पासपोर्ट है। और अगर तुम डुअल पासपोर्ट रखते हो तो तुम मुझसे लॉयल कैसे हो गए? हमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरेंडर करवाया पासपोर्ट, जो कि उसकी भी मूर्खता थी, पर जो सरेंडर करवाया, उनकी अपनी सोच है, वो अपने जैसे भी सोचे। अगर आज डुअल पासपोर्ट होता तो खालिस्तानी इश्यूज इतना नहीं होता। इंडियंस इन कुड हैव लिफ्टेड दिस पन्नू गाय एंड उसको उठा के लेके जा सकते थे, क्योंकि वो इंडियन पासपोर्ट पे था, राइट? अभी तो लीगली नहीं कर सकते हैं। तो सो दीज आर द थिंग्स। बहुत इंटरेस्टिंग फेज रहेगा, आई थिंक, जैसा कि मैं इसको देख रहा हूँ। और
इकोनॉमी का तो आई थिंक कि काफी लोगों ने बोला है कि जिस तरह से अभी देखिए फिर से क्रिप्टो ऑल टाइम हाई जा रहा है 2 दिनों से, जैसे जैसे 20th आ रही है बीच ट्रम्प में। कॉइन लॉन्च हो गया, ट्रम्प कॉइन लॉन्च हो गया, सिटिंग प्रेसिडेंट विल लॉन्च हिज ओन कॉइन। क्या दिखाता है डॉलर के बारे में? वेल सिटिंग प्रेसिडेंट ने तो भाई पार्डन भी किया अपने बेटे को, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ये बड़ा विचित्र देश हो गया है। मैंने इतना ओपनली लोग स्टैंड ले रहे हैं। वन थिंग इज गुड कि मेरी टेनेसी की सेनेटर मार्शा के साथ डीओजी के विवेक रामास्वामी का काफी अच्छा जा रहा है, एंड शी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की कंट्रीब्यूटर, एंड आई नो कि उसका काफी अच्छा स्टैंड है बहुत सी चीजों में। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। देखते हैं कि क्या वेयर वी आर हेडिंग। आई थिंक जो हम इंडियन अमेरिकन्स हैं, इट इज टाइम व्हेन वी शुड आस्क। अब नारायण मूर्ति वगैरह तो अब थोड़े पुराने हो गए, लेकिन ये जो अपना नडेला जी हैं या मिस्टर अपने गूगल के हैं जो सीईओ, क्या नाम है उनका, नाम सडनली भूल रहा सुंदर पिचाई। हूँ, मिस्टर पिचाई। इन दोनों को जिस तरह से व्हाइट हाउस में, जिस तरह से फ्लोरिडा में जुकरबर्ग को बुलाया गया, उस तरह से मोदी जी शुड कॉल देम टू इंडिया एंड से कि तुम लोग अपने घर के तिजोरियों को भरोगे या भारत के लिए कुछ करोगे। इट इज टाइम व्हेन देयर हैज टू बी वन ऑन वन टॉक। ये 100 करोड़ दे देना, 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन दे देना, दीज बगर्स हैव टू स्टेप अप द गेम। ये गेम अब खाली ये किसी कंपनी के सीईओ बन के रहेंगे तो इनको भारत आने से रोको, बिकॉज दे प्ले अ वेरी इन्फ्लुएंशियल रोल। और इट इज टाइम व्हेन वी शुड डिमांड हमारे ये अपने से, ये कहीं से भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, इनको स्ट्रेंथ कैसे मिल रहा है? इनको स्ट्रेंथ भारत, इंडियन आइडेंटिटी और हम लोग से मिल रहा है। ये अपने गलतफहमी में नहीं रहे कि कोई पीछे ही कहीं से पैदा हुआ एलियन, और वो उसका एक्सेप्टेंस इसलिए कि ही इज इंडियन। ही शुड बेटर नो दिस। सो इट इज हाई टाइम व्हेन वी डिमांड दिस टाइप ऑफ सीईओज कि अब तुम लोग औकात से नीचे आओ, हो गया बहुत एलिटिज्म और अपने एक एक आइवरी टावर में रहना। तोड़ने का टाइम आ गया आइवरी टावर। ट्रम्प सभी टावर को तोड़ेगा और हम लोग भी तोड़ेंगे उसके साथ साथ। सो अच्छा, दैट विल बी माई वायरल स्टेटमेंट। आज एकदम थैंक यू। सच बोल रहा है, कुंभ मेला की शुद्धिकरण हो चुका है, बड़ा अच्छी तरह बोल रहा है, एकदम क्लीन। अलख निरंजन। अच्छा देश कपूर जी, डोंट यू थिंक इट्स ए प्रॉब्लम, संक्रांत जी बोलेंगे कि डोंट यू थिंक इट्स ए प्रॉब्लम कि इंडिया के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, की आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनके बच्चे, इंडिया के थोड़े मिनिस्टर्स के बच्चे भी अमेरिका पढ़ रहे हैं, उनके पास ग्रीन कार्ड है, सिटीजन्स हैं, वो भारत के सिक्योरिटी को अफेक्ट नहीं करता है? अगर विवेक ऐसी बात कर सकता है अमेरिकन के लिए, व्हाई कांट इंडियंस आल्सो आस्क देयर कि आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो हाउ कैन यू बी इम्पार्शियल? आपकी म्यूट पे है संक्रांत जी। संक्रांत जी, ऑन म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा हाँ, मैं कह रहा हूँ नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, स्पेशली जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। कोई कोई क्लास 3 एम्प्लॉय है, इवन क्लास 2 एम्प्लॉय है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे कोई, अनलेस कोई डिफेंस में है या ऐसी सेंसिटिव जगह पे है, जनरली फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, टॉप जजेस है, और बहुत सारे टाइम्स किकबैक्स भी ऐसे दिए जाते हैं, वो कहा जाता है कि आप हमको फेवर करो और आपका हम बच्चे का एडमिशन वहां पे करा देंगे और एक्सपेंसेस पेड करा देंगे। और आज तो हर अपर मिडिल क्लास फैमिली, इवन मिडिल क्लास फैमिली का कोई ना कोई बच्चा वहां पे यूएस में गया हुआ। और हम भी ऐसे आए थे, मैं और आप भी ऐसे ही आए थे, हम मिडिल क्लास फैमिली से ही आए थे। लेकिन जब आप सेंसिटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहे हो, स्पेशली आप आईएएस की बात कर रहे हो और आप हायर जुडिशरी की बात कर रहे हो, उनके बच्चे जब यूएस में पढ़ने जाते हैं, स्पेशली अगर वो क्विड प्रो क्रो के बेसिस पे जाते हैं और क्विड प्रो को ना भी हो, तो पहली बात तो इतना खर्चा ब्यूरोक्रेट कैसे उठा रहा है, वो भी एक सवाल उठता है। तो मुझे लगता है काफी बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है भारत के लिए, और इसमें कुछ रेगुलेशन की जरूरत है।
Now the question is who will bell the cat, because politicians के बच्चे भी जा रहे हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स और जजेस के बच्चे नहीं, पॉलिटिशियंस के बच्चे तो शायद और भी ज्यादा होंगे। तो वो वही पॉलिटिशियन कर सकता है जिसको अपना कोई स्वार्थ ना हो। मोदी जी वैसे ऐसे पॉलिटिशियन है जिनको अपना बच्चा बाहर नहीं भेजना, लेकिन मोदी जी ब्यूरोक्रेसी को ये टेम कर सकते हैं और करने की इच्छा रखते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे लगता है जो आपने सवाल उठाया है बहुत बहुत गंभीर सवाल है। देश कपूर जी। दो पॉइंट्स हैं। एक तो जो मैं 2-3 कमेंट्स पढ़ रहा था कि अगर इंडियंस को वहां अगर यूएस में इतना ही सब कुछ ठीक नहीं लगता तो वो वापस क्यों नहीं आ जाते। ये जो क्वेश्चन है ये इतनी बार मैं सुन चुका हूं और मैं पक चुका हूं इस बात से। भारत हमारी मातृभूमि और जन्मभूमि रही है और यूएस हमारी कर्मभूमि है। उन दोनों में एक अंतर है और वो अंतर हम सबको समझ में आता है। हमारा धर्म जो है वो दोनों कर्मभूमि के लिए भी एक धर्म वो स्थापित करता है और जन्मभूमि के लिए भी करता है। ऐसा नहीं है आप जो लोग वो छोटे से शहरों से निकल के बम्बई या दिल्ली चले जाते हैं, उनकी भी कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों अलग होते हैं। तो आप ये कहोगे आप वो दिल्ली बम्बई छोड़ के वो सारे चले जाओ अपने गली मोहल्लों में जाके रहना शुरू कर दो, वो क्यों? और अगर ये भारतीय मूल के लोग जो बाहर आए हैं, ये अगर यहां ना रहते तो जो एक सॉफ्ट पावर है भारत की, वो एस्टैब्लिश ही नहीं हो सकती थी। ये बात को बहुत पहले से अंडरस्टैंड कर लिया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, चाहे वो वीर सावरकर हों जिन्होंने इंडिया हाउस में वहां लंदन में वो स्थापना की, चाहे वो करतार सिंह साराभाह हों, चाहे वो मदन लाल ढींगरा हों, इन सब ने, चाहे वो लाला लाजपत राय हों, ये सारे वहां गए थे। ये ऐसे ही नहीं गए थे, कुछ तो बात थी, वो इसलिए वहां गए थे। वो एक पावर जो सॉफ्ट पावर मिलती है वो वहां बैठे बैठे नहीं मिल सकती थी। और विवेक रामास्वामी अगर आज वहां पर जाके हिंदुओं जब उससे क्वेश्चन किया जाता है कि उसके हिंदू होने पर जिस तरीके से वो आंसर करता है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी भारतीय को इस तरह से आंसर करते। कभी किसी ने इस तरह से आर्गुमेंट्स दी ही नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं भारत के पूरे मीडिया में, भारत के पूरे एनालिस्ट, भारत के पूरे कमेंटेटर्स को अगर मैं देख लूं, मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई नहीं देता आज तक, सिवाय एक शायद पलकी शर्मा के या नुपुर शर्मा। मेरे को एक ढंग के लोग नहीं दिखाई देते जो कभी ढंग से आर्गुमेंट भी कर सके पूरे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। उनको अंदाजा नहीं है दुनिया में क्या नैरेटिव्स चल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि अपनी आर्गुमेंट्स पेश कैसे करनी है, कैसे स्ट्रक्चर करनी है। अगर राजीव मल्होत्रा जी यहां बैठ के अगर वो चीजें ना करते जो उन्होंने किया है, अगर बाकी लोग हम में से वो ना करते जो हमने किया है, तो भारत में बैठे हुए लोगों को नहीं पता था ये बात, क्योंकि वो आगे देखते ही नहीं है। वो उनकी एक पेरोकियल मेंटालिटी आजकल, जो वो लोग जो ये कहते हैं आप वापस क्यों नहीं आ जाते, वो ये है कि वो देखना ही नहीं चाहते बाहर। वो समझते हैं हम वो कंप्लीट, ऐसा नहीं है। आप अगर भारत के जो राजा थे जब उन पे अटैक हुए बाहर से, अगर उन्होंने ये अपना विजन बड़ा किया होता तो वो अरब में जाके, टर्की में जाके और अफगानिस्तान में जाके उन लोगों को खत्म कर चुके होते। उनको आने की नौबत ना दी होती उन्होंने, पर उनको वो समझ में नहीं आई आइडियोलॉजी कि वो आइडियोलॉजी क्या थी। अगर वहां रहते तो वो समझते, वो समझ ही नहीं पाए और वो इतना कुछ लूज कर गए। तो इसलिए ये सब बातें करनी बंद कर देनी चाहिए हमें, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा।
बात ये है कि भारत की जो सिविलाइजेशनल ईथॉस है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सांझी है, ये होना चाहिए। तो और वो एक और क्वेश्चन था ना जो आपने पूछा था, सॉरी मेरे ये मैं भी बात खटकती है कि भूल गया, मैं लिखा नहीं है, सॉरी। अच्छा चलिए, एक वी आर ऑलरेडी एट द 1 आवर, समराइज करते हैं कि ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल इश्यूज जो यूएसए के हैं विल फोर्स इट टू मेक कम क्लोजर टू इंडिया। और इंडिया का भी स्टेटमेंट आया है कि इंडिया एंड यूएस, जयशंकर का स्टेटमेंट आया था बैंगलोर में कि इंडिया एंड यूएस आर पॉइज्ड टू ग्रो ग्रोथ अगेन, आई थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन नाउ दिस टाइम। और एक बात और भी आई है, जैसी H1B की बात शुरू हुई है, इंडिया में हायरिंग बढ़ा दी अमेरिकन कंपनीज ने। तो एंड नाउ दैट इज ऑल्सो हैपन। तो ओवरऑल गुड न्यूज है कि इंडिया में भी हायरिंग बढ़ रही है अमेरिकन, क्योंकि जॉब्स चाहिए इंडिया में, सबको जॉब्स चाहिए। और इफ अमेरिकन नीड हेल्प तो इंडिया का जॉब सेक्टर इज अवेलेबल एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय यहाँ पर भी सुरक्षित रहे और भी आए भारतीय, और भारत में भी जॉब्स बढ़े, दोनों साइड में। दैट इज माय इंटरेस्ट। एक मेरा क्वेश्चन है पैनलिस्ट के लिए, क्या ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका कन्फ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं स्लोली? तो सबसे पहले मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ऑफलाइन है कि ऑफ द ट्रैक है कि आरबीआई ने एक न्यू गाइडलाइन इंडिया में दिया है, स्पेशली विद फॉर द साइबर क्राइम जो बहुत हो रहा है। 31 मार्च 2025 तक ऑल द बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितना पेमेंट कंपनीज है, सभी को अपना कस्टमर केयर नंबर भारत के संचार सारथी पोर्टल में दर्ज करना होगा। This is a very big thing and very wise move, especially with the onslaught by a lot of foreign agencies on the Indian financial health. तो ये एक अच्छा मूव है। Now, coming to your question of the friction between India and America, yes, definitely होगा। दोनों बहुत एम्बिशियस देश हैं, और भारत तो कल्चरल, भारत बाय इट्स पोजीशन, इट्स हिस्ट्री, अपने आप को कल्चरल लीडर, विश्वगुरु बोलता है, लोग उसको मॉक करते हैं, और भारत इज एक्चुअली विश्वगुरु। मोरालिटी और दुनिया में कहीं से नहीं आ सकती है एक्सेप्ट भारत। और उसका ये इट मे साउंड लिटिल एरोगेंट एंड इट मे साउंड लिटिल right wing kind of thing for a lot of people, but again, I don't think a lot of people दुनिया ज्यादा देखे हैं। बैठ के जेएनयू में आप दुनिया नहीं देखते हो। आप दुनिया देखोगे, ज्यादा ट्रैवल करोगे, लोगों से बात करोगे, तो यू विल रियलाइज। अभी जैसे मैं एक जापानीज ट्रैवलर से मिला वंदे भारत में फ्रॉम दिल्ली टू प्रयागराज जाते समय। दिस गाय हैड कम टू इंडिया। वो उसका अपना पॉडकास्ट चैनल है। ही हैज 4 किड्स। उसके 2 बच्चे यूएस में रहते हैं, एक बेटी और एक बेटा, वर्जीनिया एंड कैलिफोर्निया। So हम लोग connect हुए। Japanese talking good English was very motivating for me to have a long discussion. And उसका एक बेटा हॉन्डुरस में रहता है एंड एक शायद कहीं और रहता है। तो उससे मैं पूछा कि जापान के बारे में हम लोग इतना प्राउडली जानते थे पहले, लेकिन अभी आपका एजिंग पॉपुलेशन है, आप लोग फाइनेंशियली भी अच्छा नहीं कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग, इंडिया क्या सीख सकती है आपसे? तो ही सेड कि हम लोग का प्राइम खत्म हो गया। ही वॉज वेरी कैंडिड इन एक्सेप्टिंग दैट कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब प्राइम नहीं रहे, और अब टाइम लगेगा हम लोग को वहां पहुंचने में। और फिर उसने बताया कि जापान में जो यूथ हैं, लड़के लड़कियां, वो इतने ज्यादा सॉफ्ट, इतने ज्यादा डिजिटल हो गए हैं कि वो, उसने बड़ा एक्ट करके बताया, वाला फनी गाय, उसने एक्ट करके बताया कि एक चेयर में बैठ जाएगी लड़की या लड़का, यंग बच्चे, और उसके उसके फिंगर टिप पे खाना से लेके पढ़ाई से लेके एवरीथिंग इज द फिंगर टिप, उसको चलना भी नहीं है। सो ही
पॉइंट ब्लैंक उसने बोला कि वो फिजिकल होना भी नहीं जानते हैं कि रिलेशनशिप कैसे करना है, फिजिकल कैसे होना है। इस लेवल का उसमें अज्ञानता आ गई है बिकॉज ऑफ कंफर्ट। एंड ही सेड कि हमारा कल कंट्री मर जाएगा कुछ दिनों में। उसने खुद अपने घर का बताया कि मेरे बच्चे जो हैं सब लोग बाहर, कोई ईरानियन से शादी किया है, कोई हॉन्डुरस से की लड़की से शादी किया, ऐसे करके। सो ही फेल्ट सैड एज अ फादर, एज अ जापानीज गाय। तो वही मैं भारतीयों को बोलता हूँ कि जो जो ग्रोथ के नाम पे जो आगे बढ़ रहे हैं, कि डेवलपमेंट मतलब कि बच्चों को उठाओ विदेश भेज दो और वहां पे वो किसी से भी शादी वादी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ग्लोबल होते जा रहे हैं। बहुत बहुत प्राउडली इंडियंस लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग बहुत ग्लोबल होते जा रहे हैं। बट उसका रिपरकशन ये भी है कि इतना डाइल्यूशन हो रहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट? आई मीन, I don't want to bring मनुस्मृति का certain अभ्रंश स्वरूप, but purity is the part of the nature. प्लांट अपने प्योरिटी मेंटेन करती है, एनिमल अपने प्योरिटी मेंटेन करती है। आप सोशली डाइल्यूट हो रहे हैं, लेकिन आप बायोलॉजिकली आप मैंने देयर इज अ डिफरेंसेस ना। आप डिस्कशन के लिए ह्यूमन रेस बोल देते हैं, बट हमको तो रात दिन कलर पे ही नापा गया है वेस्ट में, जो कि एपिटोम है मॉडर्निटी और साइंटिफिक नो हाउ के। तो आई सी लॉट ऑफ सच थिंग्स। इस पे ज्यादा बाद में लंबी डिबेट हो सकती है। आई थिंक इट्स गुड गेटिंग, बट डेफिनेटली अमेरिका इंडिया का कन्फ्रंटेशन तो होगा, काफी काफी जगह पे होने वाला है ये। तो संक्रांत जी, क्लोजिंग कमेंट्स ऑन एनीथिंग, एंड देश कपूर जी, नहीं, you मुझे missed out लगता है any. कि वी लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। इसको चाइनीज कर्स भी बोलते हैं। तो कर्स होगा या ब्लेसिंग होगा, ये आगे के कुछ समय में पता लग जाएगा। शायद मिक्स्ड होगा, लेकिन मैं भी चेक कर रहा था, भारत के लगभग 8% जो एक्सपोर्ट्स हैं, 8% एक्सपोर्ट्स यूएसए को जाते हैं, और यूएसए के लगभग 2% एक्सपोर्ट्स इंडिया को जाते हैं। तो ये इनकी ट्रेड रिलेशनशिप है। तो मुझे नहीं लगता कि टैरिफ से कोई इतना ज्यादा घबराने की बात है। 8% है, ठीक है, यूएस महत्वपूर्ण है, लेकिन 8% का कोई 8 से कोई 5 तो होने नहीं वाला। 8 से हो जाएगा तो 7.5 हो जाएगा। तो और भारत ने तो वैसे ही, भारत में टैरिफ रिजीम तो कब का है, हमारे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, हमने तो कब के लगा रखे हैं, सभी पे लगा रखे हैं। तो ये 7% टैरिफ है, वाली 7% जो टैरिफ है भारत का, 7% टैरिफ है भारत का, हाँ 6.63 समथिंग। बिल्कुल। तो इसलिए अमेरिका का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 1.6% है। टैरिफ वाला जो मुद्दा है, इस पे हमको कोई ज्यादा बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। वो तो आगे आगे देखा। और मुझे लगता है काफी सारा जो ट्रम्प को थोड़ा समझने की भी जरूरत है। जो ट्रम्प जिस तरह से काम करता है ना, वो काफी सारा वो पोस्चरिंग के लिए करता है। वो नेगोशिएशन टैक्टिक की तरह करता है। कनाडा को भी बोल रहा है 51st स्टेट। इसका मतलब ये नहीं वो कल उसने आर्मी भेज के कनाडा को स्टेट बना लेना है। वो एक पोस्चरिंग है। वो ट्रेड नेगोशिएशन के लिए एक्सट्रीम पोजीशन लेगा ताकि नेगोशिएशन कहीं बीच में टिक जाए। तो वो हमको सोचना चाहिए। और हमको और भारत इस तरह से काफी मेच्योर है वैसे। भारत की लीडरशिप, बुखलाने की जरूरत नहीं है। कुछ बोल देगा, उल्टा सीधा भी बोल देगा, मीडिया ज्यादा उछालेगा हमारा, लेकिन लीडरशिप इतनी जल्दी बुखलाती नहीं है। तो धैर्य रखे, आराम से रखे, और पॉपकॉर्न साथ रखे, देखो आगे आगे होता है क्या। देश कपूर जी, मेरा विचार थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा विचार ये है कि जो सबसे बड़ा जो एडवर्सरियल रिलेशनशिप होगा वो यूएस और यूरोप के बीच में होगा आने वाले टाइम में, जब ये ट्रम्प है। इंडिया के साथ वो वैसा ही टफ रहेगा जैसे वो बाकी के साथ होता है एज अ बिजनेसमैन। और वो कोशिश जरूर करेगा कि इंडिया से टफ लाइन ले। बट ऐसा नहीं होगा। वो टफ लाइन लेने के लिए वो इंडिया को वो खत्म करने की या खराब करने की कोशिश करेगा, जैसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें लग रहा था कि वो कर रहे थे। क्योंकि
अगर हम देखें जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्लान कर रही थी विद बांग्लादेश एंड पाकिस्तान और बाकी देशों के साथ, तो वो इतना सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, और पर दैट मे चेंज, सो दैट वुड बी अ गुड थिंग। तो सबवर्सिव एलिमेंट जो था जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशंस का, वो कम होगा, विच इज ऑल दैट इंडिया नीड्स। इंडिया को कोई स्पेशल बेनिफिट्स या फ्रीबीज नहीं चाहिए। इंडिया को कोई इंडिया को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए। इंडिया को ये चाहिए, आप जो ये फजूल का सबवर्जन करते रहते हो वो बंद कर दो, बाकी हम संभाल लेंगे। हम उसको भी संभाल सकते थे, तो उसको भी संभाल ही रहे थे मोदी जी, बट वो इतना ज्यादा और इतने डिफरेंट लेवल्स पे हो रहा था कि उसमें ज्यादा टाइम जा रहा था और बाकी डेवलपमेंट में कम टाइम जा रहा था। अगर वहां से अगर टाइम मिले, जब माइंड स्पेस मिले, दैट कैन बी स्पेंट मोर ऑन द रियल स्टफ। दैट इज व्हाट इंडिया विल रियली गेन। सो उस तरह से इंडिया के लिए बेटर रहेगा। वो टफ लाइन ले, आई मीन वो एग्रेसिव हो, वो दैट इज ऑल फाइन। जितना सामने एग्रेसिव भी रहेगा, टफ लाइन लेगा, वो अच्छा है। बिहाइंड द सीन्स जो नाटक होता है, जो सबवर्जन होती है, जो ऑपोजिशन को खरीदा जाता है, जो जुडिशरी को खरीदा जा सकता है, जो बाबूडम को खरीदा जाता है, और जो ये बाकी जो इतने सारे नॉन स्टेट एक्टर्स को लाइन पे लगा दिया जाता है, वो ना हो। अगर सोरस को ही आउट ऑफ पिक्चर कर दिया जाए, दैट इटसेल्फ विल बी अ मेजर विन फॉर इंडिया। सो उस हिसाब से मैं ये देखता हूं। पर मैं ये जरूर देखता हूं कि यूएस में और यूरोप में एक फंडामेंटल एक डिफरेंस आ गया है। इवन विद इन यूरोप देयर आर 2 कैंप्स राइट नाउ, एंड दोज कैंप्स विल प्ले अप। तो रियल लड़ाई जो है, मैं बल्कि अभी पीछे वो एनालाइज कर रहा था, जब मैं वो सोच रहा था इसके बारे में, मैं सोच रहा था हो सकता है कि अगले 4 साल के अंदर, 4-5 साल में एक ऐसा टाइम आए जब यूएस और यूरोप ऑपोजिट साइड पे खड़े हों वॉर के, और एक दूसरे के खिलाफ कुछ कर रहे हों। ऐसा बहुत पॉसिबल है। ये मेरा विचार है, क्लोजिंग स्टेटमेंट। एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह पूरा डिस्कस किया है, एंड पीपल शुड हैव द फुल आइडिया। तो कंक्लूजन तो हमारा इतना ही है कि आई थिंक वेट एंड वॉच एंड सी, और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रम्प का अभी विवेक रामास्वामी तो गवर्नर बन जाएगा, डोजी से भी आउट, तो पहला टारगेट तो विवेक रामास्वामी हो गए, तो नाउ नो मोर नीडेड इन डोजी। सो एंटी ब्राउन सेंटिमेंट इज मोर प्रोमिनेंट इन द मागा क्राउड। और अमेरिका का पॉपुलेशन देखेंगे तो 56% इज एंग्लो सैक्सन वाइट, बाकी सब मिक्स रेसेस है, बाकी सारी मिक्स रेसेस है। तो चलिए विद दिस वी एंड द शो। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग। और एक क्वेश्चन आया था मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन के ऊपर मैं आपको बता दूं, शरद जी भी एक्सपर्ट है, सब लोग एक्सपर्ट है। बिना योग के कोई मेडिटेशन नहीं, बिना भागवत पुराण के, रामायण महाभारत के कोई मेडिटेशन नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज नॉट मेडिटेशन, प्राणायाम होता है, उसमें भी ओम का जप करना पड़ेगा। हाँ बशरत जी कुछ बोल रहे हैं। मुझे अभी भारत में पता चला कि जो योगा है, उसको एशियन गेम्स में ऐड किया जा रहा है। जापान में जो एशियन गेम्स हो रहा है, और ओलंपिक्स जो इंडिया करेगी 2030 प्लस में, जो भी ईयर है, उसके लिए बाबा रामदेव और एक मेरे मित्र हैं जिनकी चैनल सब लोग तंत्र चलाते हैं, रचित कौशिक, दे आर बीइंग अपॉइंटेड टू कम आउट विद अ फ्रेमवर्क। जैसे कि जिम्नास्टिक में जो 8-10 पैरामीटर्स होते हैं फॉर असेसिंग पीपल स्किल, उस तरह से योग के लिए लोग उस पे काम, ब्लूप्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस गवर्नमेंट का अगर योग को ओलंपिक्स लेवल पे ऐड किया जाए। सो आपने योग के बोला तो मुझे वो याद आ गया। आसना आसना आसना, योग किसे क्या हो, योग तो इज अनलिमिटेड जर्नी। आसना, राइट, आसन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी लाइक ए जिम्नास्टिक्स देयर राइटिंग। इसको योग ना बोला जाए, उसको आसना कंपटीशन बोला जाए, तो आई थिंक दैट विल बी गुड। योग तो भगवान से कनेक्ट करता है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड रमन जी, हम लोग चाइना के ऊपर एक अलग शो है, उस पे आप यू कैन ज्वाइन ऑन चाइना
कि कल ही हमने किया चाइना कब टूटेगा, इसको हमने ऑलरेडी किया। थैंक यू ऑल वेरी मच। जय जगन्नाथ, जय द्वारकाधीश और जय महाकुंभ। जरूर जाइए महाकुंभ में। अब तो और भी जाइए, किसी ने आग लग गई थी तो और भी जाइए। नमस्ते। आज तो अभी हम लगाएंगे, अभी तो आग कहाँ लगी है। तो गरुड़ा प्रकाशन, गरुड़ा बुक्स से बुक्स जरूर खरीदिए, उनके बहुत सारे ऑथर्स हैं, आप वहां जरूर खरीदिए। गोलगप्पे को जरूर सब्सक्राइब करिए और दृष्टिकोण को जरूर सब्सक्राइब करिए। गोलगप्पे, याद रखिए नाम। तो हम सब लोग एक दूसरे, ठीक है, याद रखिए गोलगप्पे, गोलगप्पे, गोलगप्पा नहीं, गोलगप्पे। सो और गरुड़ा प्रकाशन से, गरुड़ा से बुक्स खरीदिए, garudaBooks.com एंड दृष्टिकोण.com को भी सब्सक्राइब करिए और सतोलॉजी को भी सपोर्ट करिए। सतोलॉजी में जुड़िए और भी जुड़िए, लोगों को बताइए और हमारी बुक्स भी देखिए। सतोलॉजी ऑन Amazon सर्च करिए। थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ।